ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। औपचारिक रूप से उद्घाटन विधि संपन्न हुई। अब हमारे आज के विशिष्ट मेहमान ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर राजेंद्र भानावत आईएएस, आप जयपुर से आए हैं, डिविजनल कमिश्नर जयपुर हैं। आपका आगमन दूसरी बार हुआ है ज्ञान सरोवर परिसर में और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप करीब 9-10 वर्ष पहले जुड़े। जब यहाँ राजस्थानी सम्मेलन हुआ था तब आपने पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सुंदर यहाँ वक्तव्य दिया। जयपुर में आपके प्रशासन की जो विशेषता मैं लोगों से सुनती हूँ वो ये सुनती हूँ कि आप लव एंड लॉ का बैलेंस रखने वाली एक मूर्ति हैं और आपका सबके साथ परस्पर व्यवहार बहुत विनम्रता का, सरलता का है और आप अपने सहयोग भावना से सबके दिलों पे शासन करते हैं। जब मैं आपके ऑफिस में मिली तो एक बोर्ड रखा हुआ था इनकी टेबल पे, सब समस्याओं का समाधान यहाँ है। मैंने कहा बहुत सुंदर, सर्व समस्याओं का समाधान एक ही टेबल पे हो जाए तो समय शक्ति की बचत हो जाती है, नहीं तो इधर से उधर, उस टेबल से उस टेबल पे फाइलें सरकती रहती हैं और हमारे अंदर टेंशन बढ़ता रहता है, जनता परेशान होती रहती है। तो आप ऐसे प्रशासक हैं कि जनता के समय को समझते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ आप आएँ, अपने बहुमूल्य विचार हम सबके सामने रखें। भ्राता राजेंद्र भानावत जी। श्रद्धेय दादी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी जी और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस विश्वविद्यालय का कि आपने प्रशासन को बेहतर बनाने में आध्यात्मिकता की क्या भूमिका हो सकती है इस विषय पर यह 4 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है। जयपुर में जब मैं कुछ मित्रों से बात कर रहा था कि स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको बात करने के लिए कहा है, तो इसमें आपको क्यों बुलाया गया, इसमें आप क्या जानते हैं इसके बारे में। मैं फिर बाद में विचार करने लगा कि कई लोग सवाल करते हैं, आज हमारे जो साथी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप में से भी कई लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, यह सवाल बार बार खड़ा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअलिटी का रिश्ता क्या है और दोनों की परस्पर ज़रूरत क्या है। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा कोई भी काम जो हम करें और जिसमें ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करना होता है या जिसमें मनुष्यों के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है,
उस प्रत्येक काम में स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। हम इसमें बात करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि मुझे समय जरूर 10 मिनट का दिया था, मैंने पूछा था शुरू में, लेकिन मुझे लगता है गुप्ता जी नहीं आए हैं, जिनका भी नाम इसमें सत्र में है, तो उनका समय मैं ले सकता हूँ थोड़ी देर, 5-7 मिनट, क्योंकि उसमें श्री गुप्ता जी को आना था और जैसा मुझे बताया गया वो नहीं आया। तो और चूंकि ये उद्घाटन सत्र है तो शायद इसमें प्रश्न का नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रश्नोत्तर का। तो इसके बाद जो सत्र के बाद अगर कुछ मित्रों को अगर किसी प्रकार का और चर्चा की आवश्यकता लगे उसमें हम कर सकते हैं। संक्षेप में इसलिए मैं कुछ बात आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ डीलिंग होता है वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करना आवश्यक है। और मेरे ख्याल है यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका इस प्रकार का काम होगा कि जिसमें मनुष्यों के साथ कोई संबंध नहीं स्थापित करना पड़ता हो। ये उन लोगों के लिए लागू नहीं होता। अगर ऐसे कोई हैं तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये उन पर लागू नहीं होता है जो केवल मशीनों से डील करते हैं। केवल मशीनों से, मशीनों के साथ डील करने में बड़ा आसान तरीका भी है, उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हर मशीन पे लिखा होता है कि पूरा कैटलॉग बना होता है, इंडेक्स होता है, किसको कैसे चलाएंगे तो कितनी उसमें क्या क्या चीज़ करेगी वो। और इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से मशीन को हैंडल करेगा, सभी उसी तरह से उसमें काम करेंगे। लेकिन प्रशासन में या प्रबंधन में जब हम मनुष्यों के साथ डील करते हैं तो एक ही मनुष्य अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। कि एक सबॉर्डिनेट जो किसी एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा होता है, दूसरा व्यक्ति कहता है बिल्कुल बेकार व्यक्ति है। बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए तो नीचे वाला बेकार हो जाता है, नीचे वाले का ट्रांसफ़र हो जाए तो पहले वाला ठीक था, दूसरा वाला ख़राब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन बीइंग्स में एक तो पोटेंशियल अनलिमिटेड है कि हर व्यक्ति का असीमित उसमें क्षमता है। और प्रशासन और प्रबंधन का मुख्य अगर हम कहें सूत्र यह है कि किस प्रकार से जो असीमित क्षमता है मनुष्य की उसको साथ लेकर के कैसे आगे काम किया जा सकता है। और इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ ये होती है कि मशीनों के साथ जब हम काम करना जिनको होता है उनको ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या सोचेंगे मशीन को हम कुछ भी कैसे भी हैंडल करें क्या सोचेंगे, क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति नहीं होती है, दिल नहीं होता है उनमें। शुरू में आगे क्या इंडेक्स है उसके अनुसार काम करेंगी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते हैं किसी के साथ एक इंडेक्स कार्ड साथ में नहीं आता है कि इस आदमी से डील करना है तो ये पॉइंट पे ऐसे ऐसे काम कर लें तो ये इस तरह का रिश्ता आपके साथ बना लेगा, ये नहीं आता है। ये बहुत सौभाग्य की बात भी है और कई लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात भी हो सकती है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये सौभाग्य की बात है। और जो ये मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं है उनके लिए शायद ये परेशानी का कारण भी हो सकता है, क्योंकि कैसे किसको डील करें इसकी कोई बहुत जानकारी नहीं होती। इसके बाद मैं हमने बात अभी ये कह रहे थे, बहुत महेंद्र जी एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे कि प्रशासन में जनता सर्वोपरि होनी चाहिए, प्रजातंत्र में विशेष रूप से। अगर आप एक नक्शा बनाएं तो शीर्ष पर होनी चाहिए जनता, जिसके लिए जनसेवक काम करते हैं। प्रबंधक हों तब भी जनसेवक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों तब भी हम लोग सब जनसेवक हैं। शीर्ष पर जन होना चाहिए और उसके चरण में होना चाहिए जनसेवक, क्योंकि सेवक कहलाता है वो। लेकिन अगर आप सामान्यतः स्थितियां देखें, चाहे तहसील में देख लें, कहीं कलेक्ट्रेट में देख लें, कहीं भी जगह जा करके देख लें, तो उसको देख कर ये लगता है कि शीर्ष पे तो बैठा है जनसेवक और चरणों में बैठी है जनता, जिसको हम क्या कहते हैं शीर्षासन हो रहा है आजकल। और चूंकि आजकल शीर्षासन बड़ा अच्छा माना जाता है योगासन में, तो शायद देश ने भी शीर्षासन करना सीख लिया है कि जिनको चरणों में होना चाहिए वे सर पर बैठे हैं और जिनको सर पे होना चाहिए वो चरणों में बैठे हैं। मेरे ख्याल से इसलिए आपकी ये कार्यशाला बहुत उपयोगी लगी मुझे कि अगर हम कहीं हमारे प्रबंधकों में, प्रशासन में ये गुण डाल सकें कि जिनके लिए हम बने हैं हम लोग निमित्त हैं और जिस व्यक्ति के लिए काम करना है उसका लाभ या उसका काम, उसका लाभ कहें हम उसको, वो सर्वोपरि होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ये भावना मन में रहेगी वहाँ मान के चलिए कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, चाहे उसने कोई शास्त्र पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे किसी प्रकार का अध्ययन किया हो ना किया हो, लेकिन वास्तव में वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति है। आध्यात्मिकता का मेरा थोड़ा सा दृष्टिकोण इस बारे में थोड़ा सा अलग है
कई प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। कई तरह के धर्म हैं दुनिया में। मैं धर्म से थोड़ा सा अलग देखता हूँ आध्यात्मिकता को। अगर स्पिरिचुअलिटी को मेरी दृष्टि में अगर हम देखना चाहें तो यह एक धागे की तरह, थ्रेड की तरह है, धागे की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों को पिरोया जा सकता है। और ऐसा धागा जिसमें जो सब धर्मों में समान है, कॉमन है, कॉमन लिंक है सभी, या कॉमन डिनोमिनेटर है सभी धर्मों का, उसको हम अगर, और वो यूनिवर्सल है, वो इसमें अंतर नहीं पड़ता कि वो माउंट आबू में हम बात करें, चाहे बम्बई में बात करें, चाहे लंदन में बात करें, कहीं चाहे और बात करें, एक यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, उनको हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर सकते हैं। इसमें नेपाल से भी भाई हमारे यहाँ पर हैं, देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर निश्चित रूप से भाई बहन आए हुए हैं। तो इसको इस दृष्टि से देखें कि धर्म से ऐसी वैल्यूज, ऐसे मूल्य जो सभी धर्मों में कॉमन डिनोमिनेटर हैं, या ऐसा धागा जिसमें सभी धर्म पिरोए जा सकते हैं, उसकी बात करें तो मेरी दृष्टि में उसको हम स्पिरिचुअलिटी की बात कह सकते हैं और मान सकते हैं। और उस स्पिरिचुअलिटी की आज के इस एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं अधिक आवश्यकता है। और मैं जो आपसे कुछ थोड़ी समय जो 5, 7, 10 मिनट बात करूंगा, वो केवल इस नाते नहीं कि कोई किसी शास्त्र में, कोई किताब में कोई बात लिखी है इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसलिए कि करीब 30 वर्ष का जो अनुभव है प्रशासनिक जीवन का, उसके आधार पर कुछ जो अनुभव सीखे हैं वो आपके साथ थोड़ी देर अगर बांट सकते हैं तो उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। चाहे कोई शास्त्र में बाद में पढ़ें, शास्त्र पढ़ करके लागू करें, या आपके मन से कोई बात आती है, जैसा बहुत सी बार कहा सब अंदर से निकलती है बहुत सारी बातें, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और जो मुझे लगता है कुछ बिंदु के रूप में हम बात करेंगे, कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए 3 शब्द हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, दाता, सरकारी नौकरी करने वाले, खास तौर से प्रशासक, मैनेजमेंट में भी कई लोग हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, वो अपने आप को दाता की स्थिति में मानते हैं। कहीं दौरे पे जाएंगे, साहब ये सड़क बनवा दो, स्कूल बनवा दो, ऐसे सैंक्शन करते हैं और ऐसा भाव मन में आता है जैसे हम दाता हों। और जिन गांव वालों के लिए, जिन शहर वालों के लिए कुछ काम हो गया, उनको हम मानते हैं वो तो पाता है, दाता और पाता, वो पाने वाले हैं। तो क्या सभी प्रशासक अगर अपने आप को दाता समझते रहेंगे, जबकि जेब से कुछ नहीं जा रहा, पैसा उन्हीं का पैसा उन्हीं के ऊपर हम ट्रस्टी के रूप में खर्च करते हैं मान लीजिए, लेकिन भावना जो उत्पन्न हो जाती है वो दाता की, और सामने वाला जनता है वो पाता। जब तक संबंध ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का और पब्लिक का, दाता और पाता का रहता है, तब तक कठिनाई होती है। तब तक मन में अहंकार का भाव भी आ सकता है कि फला कलेक्टर साहब फला जगह है, ये सैंक्शन कर दिया बहुत, और मन में भी भाव कई बार आ जाता है, देखिए हमने कितना बड़ा उस पर उपकार कर दिया उनके ऊपर। लेकिन इसके तीसरा शब्द एक और है हिंदी में, जो भ्राता का है। अगर हम दाता और पाता के भाव को भुला करके अगर प्रबंध और प्रशासन में भ्राता का भाव उत्पन्न कर सकें, तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता से कोई अलग बात नहीं है वो। भ्राता का मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ एम्पैथी। बहुत सरल शब्दों में कहें तो सेंस ऑफ एम्पैथी। कुछ समय के लिए अपने आप को उस स्थान पर देख करके सोचना और विचार करना कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसका अगर मैं वहां होता तो क्या असर होता। केवल 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हम जो भी फाइल्स डील करते हैं, जो भी डिसीजंस हम लेते हैं, अगर आप करके देखें, प्रैक्टिस में जो अनुभव किया मैं उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर हम ये देख लें, एक एम्पैथी की फीलिंग में रखते, सामने वाला जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हम इधर बैठे हैं टेबल पर, ये सोच के लिखें फाइल के ऊपर, ये सोच के निर्णय हम करें कि जो मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ, अगर उसके बजाय मैं होता वहाँ पर तो क्या असर उस पर होता। और वही चीज़ हम एम्पैथी की बात, जो आपने भी बहुत, बहन जी ने कही थी बात, एम्पैथेटिक फीलिंग बहुत आना बहुत ज़रूरी है, कहीं कहीं ये मिस कर रहा है। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ इसमें। कुछ समय पूर्व में एक ज़िले में कलेक्टर था, बहुत गरीब क्षेत्र है, 12 जिला है राजस्थान के दक्षिण में, वहाँ पर बहुत शहरी आदिवासी रहते हैं, जो बहुत आदिम जनजाति, राजस्थान की अकेली आदिम जनजाति है जिसकी बहुत खराब स्थिति। यहाँ गरासियाँ हैं, वहाँ पर शहरिया लोग रहते हैं। वहाँ कलेक्टर के दफ्तर में जब लोग आते थे तो बिल्कुल खड़े हो जाते सामने, जैसे सामान्य कलेक्ट्रेट का दृश्य होता है। एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ करने से कितना लाभ हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को, और सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। एक ये परिपाटी शुरू की, हम किसी की भी एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे जब तक कि आने वाला व्यक्ति कलेक्टर के सामने कुर्सी पे बैठ के बात करना प्रारंभ नहीं करे। आप नहीं मानेंगे इस बात को, कितना उसमें लोगों ने, हमारे तंत्र ने इस प्रकार की हीन भावना उत्पन्न कर दी लोगों में। कई बार कोशिश करने के बाद लोग सामने बैठने को तैयार तक नहीं हुए कुर्सी के ऊपर। जब बहुत जोर डाला तो सामने फर्श पे बैठ गए।
फिर जब बाद में हिम्मत करके बार बार कहा कि आपको अगर प्रार्थना पत्र देना है हमें और सुनाना है तभी सुनेंगे जब आप हमारे सामने वाली कुर्सी पर बैठ करके फिर बात करेंगे। और इस छोटे से प्रयोग ने, मतलब शुरू में तो बड़े झिझकते हुए बैठे, आखिर में तो फिर कोहनी यूं टिका करके सामने बात करने लगे, आंख में आंख डाल करके। और मित्रों, मैं सही कह रहा हूं, इससे जो आत्मविश्वास उन लोगों में उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो बात बाद में जो सही बात बताई, उसका कोई विकल्प नहीं, हम कितना भी कुछ भी करने लगे। एक छोटी सी बात से, कि वही बात में कह रहा हूं, भ्रातृत्व वाली भावना अगर मन में होगी जिसके मन में, तो वो सोचेगा कि क्यों सामने वाला खड़ा रहना चाहिए और हम कुर्सी पे बैठे रहें। क्यों नहीं हो सकता कि सामने वाला बराबर की कुर्सी पे बैठे, आंख में आंख डाल करके फिर अपनी बात करें। ये बात जब हमने कई प्रशासकों की मीटिंग में जब मैंने ये अनुभव उनको सुनाया, तो उन्होंने कई लोगों ने इसको बड़ा लाइटर वैन में लिया, हंसी भी उड़ाई। ये सब कल को आपकी सामने कुर्सी बैठा और अगले दिन आपकी कुर्सी पर आके बैठ जाएंगे। मैंने कहा अगर बैठ जाएंगे तो देश का सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य की बात नहीं है इसमें कोई भी किसी तरह की। तो ये बात मैं इसलिए दूसरी बात ये निवेदन करना चाहता हूँ। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमें आदत डालनी पड़ेगी अगर हम प्रशासक हैं और अच्छे प्रशासक बनना, बेहतर प्रशासक बनना चाहते हैं मेरी दृष्टि में, और आध्यात्मिकता के शायद भी इससे जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे गुण देखने की कोशिश करें। मेरा ऐसा मानना है, अनुभव ये कहता है, छोटे से छोटा व्यक्ति आपको कई बार ऐसी चीज सिखा सकता है जो किसी किताब में नहीं लिखी और किसी भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में नहीं सुनने को मिलती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति में, देखिए कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, 100% अच्छा सारी क्वालिटीज हो या किसी में 100% बुराई हो। मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो 100% जिसमें खराबियां हो या 100% जिसमें अच्छाइयां हो। अब ये हम पर निर्भर करता है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, मैनेजर की तरह, हम उस व्यक्ति में क्या ढूंढ रहे हैं। अगर 1% भी अच्छाई है किसी व्यक्ति में, 100 में से 1 भी अच्छाई है, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है उस एक अच्छाई को निकाल करके बाहर लाए और उसके आधार पर उसके साथ व्यवहार करें। वरना विकल्प हमारे पास है, बुराइयों से भरपूर है कई व्यक्ति, हम उनकी बुराइयों को देख करके देखते रहें और दुखी होते रहें बार बार कि, और उसको डांट टपट करते रहें, उसकी आलोचना करते रहें, उसके साथ व्यवहार कटुता के ऊपर आधारित हो, चूंकि इस व्यक्ति में तो ये 50 खराबियां हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके देखें इसको, आप पे से प्रत्येक व्यक्ति जो आपके ऑफिस में काम करता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो नीचे सबॉर्डिनेट हो या साथ ही काम करने वाले हों, अगर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें तो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण तो बहुत सारे मिले, किसी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, किसी में कुछ कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें तो अगर गुणों को ढूंढने की क्षमता प्रशासक में अगर कोई बात दे सकती है तो वो आध्यात्मिकता का थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है इसके लिए। और जहाँ ये किया गया, और ये आप अनुभव करेंगे इसको, कि इससे इतना लाभ होता है, प्रशासन बेहतर चलाने में मदद मिलती है और सामने वाले व्यक्ति का असीमित क्षमता का लाभ आपको लेने में मदद मिलती है। एक सुझाव दे सकता हूँ इसमें, अगर आप ठीक समझें तो, किसी की आलोचना करनी हो या किसी के कोई ऋणात्मक बात, नेगेटिव बात कोई आती हो, तो उस बात को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें। किसी को कुछ कटु बात कहनी है, हो सकता है सही भी हो, उस समय उसको आप पोस्टपोन कर दें 1 मिनट, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। फिर आपको लगेगा 5 मिनट बाद कि शायद मैं जो कह रहा था उसको कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये बात ये करके देखा है हमने, और आप भी करके देख लीजिएगा इसको। इमीडिएट कई बार क्या प्रोवोकेशन होता है हम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह के लोग मिलते हैं, तो प्रोवोक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है हम प्रोवोक होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम अपना रिएक्शन किसी समस्या के प्रति जो हमारे पास आया उसको पोस्टपोन कर दें, जिसको समभाव कहा जा सकता है, इसमें ये सब चीज़ें आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई मित्रों। तो अगर किसी भी रिएक्शन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, तो आपका क्वालिटी ऑफ रिएक्शन जो होगा बाद में वो कहीं बेहतर होगा। आप किसी को सजा देना चाहते हैं, फाइल पे किसी ने गलती कर दी, आप उसको कुछ कटुता का नोट लिखना चाहते हैं, उस समय मत लिखिए, पोस्टपोन करिए, एक साइड में रख दीजिए, 5 मिनट बाद देखेंगे इसको। और 5 मिनट बाद जो बात लिखेंगे वो कहीं अलग होगी जो आप शायद इमीडिएटली रिएक्ट करके प्रोवोकेशन में लिखते हो उसको। तो ये रिएक्शंस को पोस्टपोन करना, या यो कहें इमोशंस को कंट्रोल करना, ये भी कहा जा सकता है इसको। इमोशंस को तत्काल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और कंट्रोल करना, और ये बहुत किया जा सकता है। एक तरीका दिया, उस चीज़ को हम थोड़ा बाद में करें, लेकिन इसका उल्टा जरूर नहीं करें। किसी की तारीफ करने का मन आता है आपको, कोई अच्छा लगता है, आपको कोई बात अच्छी लगती है किसी में, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, फिर उसको तत्काल करनी चाहिए, इमीडिएट। उसमें मत सोचिए वो व्यक्ति तारीफ करने लायक भी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की। अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी की बात कोई अच्छी लगती है, तारीफ करनी हो तो तत्काल कीजिए, किसी की आलोचना करनी हो, कटु बात करनी हो, उसको पोस्टपोन कीजिए, स्थगित कर दीजिए।
रिएक्शन को जितना आप स्थगित करेंगे उतना मुझे लगता है समस्या को ज़्यादा अच्छी तरह हल कर पाएंगे। एक ये है कि हम अभी यहाँ कहा भी था मेरा ख्याल है, हम लोग बड़े इंतजार करते हैं कि सब दुनिया बदलेगी तब हम बदलेंगे। किसने कहा है, प्रशांत बहन जी ने कहा है और किसने ये बात कही थी यहाँ पर कि हम ये कहते हैं साहब कि एडमिनिस्ट्रेटर्स में हमारी विशेषता होती है बात की, हम हमेशा कहते हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतना ज़्यादा है, सब पॉलिटिशियंस खराब है, हम कैसे काम करें, ये कहा जाता है सामान्यतः। मैं 30-31 वर्षों का जो मेरा अनुभव, मैं 20 साल का था नौकरी ज्वाइन की थी, मैंने आज 30-31 साल हो गया नौकरी करते करते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये कहता है मित्रों कि इसमें हमारे पास विकल्प क्या है। पहला विकल्प तो ये है कि हम सबको रोज प्रार्थना करते रहें सुबह उठ के कि देश में जितने भी हमारे राजनेता हैं उन सबको सद्बुद्धि आ जाए, वैसा हो जाए जैसा हम चाहते हैं। जितने व्यापारी हैं वे सबके सब ईमानदार हो जाएं, उन सबको सद्बुद्धि आ जाए। जितने इंजीनियर हैं वे सब कमीशन लेना बंद कर दें, बिल्कुल सद्बुद्धि आ जाए। ये सब जैसा हो जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जब तक सब लोग ऐसे हैं। दूसरा विकल्प ये है, दूसरा ऑप्शन ये है जो मेरे ख्याल है हम सब लोगों के लिए बहुत आसान ऑप्शन है। वो विकल्प ये है कि पहला ऑप्शन में तो पता नहीं 100 बरस, 200 बरस, 1000 बरस, कितने बरस लग जाए पता नहीं, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरे लोग जैसे हैं वैसे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं वैसे हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दूसरे लोग जैसे साथी लोग हैं वैसे हैं। लेकिन क्या मैं स्वयं कोई एक काम ऐसा कर सकता हूं जिससे प्रशासन को बेहतर बनाने में 1 मिलीमीटर 1 इंच भी मदद मिलती है? अगर कर सकता हूं तो उसको करने से मुझे कौन रोकता है? हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं कुछ तो कुछ करने की स्थिति में अवश्य हैं। तो हम अपनी को ठीक करने के, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, या मैं यूँ कहूँ जो चीज़ हमारे बस में है वो हम नहीं करते। मतलब खुद हम कैसा काम करेंगे ये अपने बस में है। मैं क्या करूँगा, क्या निर्णय लूँगा, क्या अच्छी बात करूँगा, किसी गरीब की मदद करूँगा, गलत प्रेशर को नहीं आने दूंगा, ये सब मेरे हाथ में है, वो हम नहीं करते। लेकिन दूसरे क्या क्या नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर दिन भर ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन हम कर सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या नहीं कर रहा है। मेरा आप लोगों से एक सुझाव ये है इसमें करें तो कि इसमें दूसरों की चिंता किए बगैर अगर हम एक ऑप्शन ये अपना लें कि मैं स्वयं, आप जिस पद पर हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, क्या कुछ तो काम ऐसा कर ही सकते हैं जिससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है दूसरे लोगों की। अगर वो हो सकती है तो उसमें कोई देरी मत कीजिए, वो आज से, इसी समय से, इसी सेकंड से शुरू किया जा सकता है उसको, और इसको कभी भी, ये हमारे हाथ में है। इसलिए देयरफॉर स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर अदर्स टू चेंज। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दूसरों को बदलना, और सबसे आसान है खुद वो करना जिसको हम सही समझते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम में तो दिन रात लगे रहते हैं हम, और जो सबसे आसान काम है उसके हम प्रयास भी नहीं करते कभी। तो ये करके देखें। और शायद सुबह के सेशन में भी एक बात किसी तरह से आई थी ये वाली कि हम अगर दूसरों से मधुर व्यवहार चाहते हैं तो उसको मांग के नहीं मिलता है, अच्छा व्यवहार करके ही मिल सकता है। मैं कई बार शिक्षकों को जब स्कूल्स में जब दौरे पे जाते हैं, कई बार स्कूल्स में जाने का मौका मिलता है, मुझे शौक है, स्कूल्स में जाता हूँ, हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, और आदत बुरी ये बन गई, अनशेड्यूल जाता हूँ ज़्यादा, कोई अनाउंसमेंट करके या पहले प्रोग्राम बना के नहीं जाते, रास्ते में चलते चलते किसी स्कूल्स में चले गए, इच्छा हुई देखा उनको। तो शिक्षक जो उनको सिखाना चाहते हैं बच्चों को, जो किताबों में लिखा है, जो वो कहते हैं, उसका कोई प्रभाव बच्चों पे नहीं होता। जो शिक्षक करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पे होता है। रोज भाषण दें, जैसा भी कहा, रोज भाषण दें कि साहब व्यसन बुरी चीज़ है, तंबाकू मत खाओ, सिगरेट या बीड़ी मत पियो, और क्लास खत्म होने के बाद बच्चे को पैसे दिए कि तुम जाके सिगरेट का पैकेट ले आना है, बीड़ी का पैकेट ले आना, तो क्या असर होगा उसमें? कोई असर नहीं होता है। अर्थ, किसी भी शब्दों का अर्थ शब्द में नहीं होता, कौन व्यक्ति कह रहा है उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए मैं यह है कि हमें जो अगर बदलाव भी चाहते हैं दूसरों के अंदर, तो बदलाव कहने से नहीं आएगा। अगर हम किसी स्थिति में हैं, हम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या मैनेजर्स हैं, चूंकि थोड़ा सा सीनियर स्थिति में है दूसरों के मुकाबले में, लोग हमारी तरफ देखते हैं। अगर हमें देखते हैं तो हम जैसा चाहते हैं दूसरे करें, उनको कहें नहीं वैसा करें, हम वैसा करें, तो शायद अपने आप लोग जो हमारे संपर्क में हैं वो वैसा करने लग जाएंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। इसलिए एक बात ये मैं कहना चाहता हूं। एक हम एक दूसरे के प्रति कितना असहिष्णु होते हैं, इसकी एक छोटा सा
4 पंक्तियां लिखी थी, जब मैं कोई कविता नहीं लिखता उस तरह से, लेकिन एक 4 पंक्तियां कभी बहुत पहले इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गए थे, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते, माउंट आबू में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उस तरह के। तो वहाँ पर, और वो बड़ी लागू होती है हमारे और हमारे जीवन में, प्रशासकीय जीवन में उसको हम देख सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है बहुत सारी बात, और आई थिंक इट इज रिलेटेड टू सम व्हाट टू स्पिरिचुअलिटी। पंक्तियाँ इस तरह से हैं, 3-4 पंक्तियाँ हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात है। आसाम, मेरे ख्याल है गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे हम लोग उस समय। गुवाहाटी से शिलोंग मार्ग की सुरम्य हरी भरी घाटियों को देखकर, गुवाहाटी से शिलोंग मार्ग की सुरम्य हरी भरी घाटियों को देखकर आया एक विचार मन में कि आदमी क्यों न हुआ पेड़। गुवाहाटी से शिलोंग मार्ग की सुरम्य हरी भरी घाटियों को देखकर आया एक विचार मन में कि आदमी क्यों न हुआ पेड़। आदमी यदि पेड़ होता तो वह भी पहाड़ों के पेड़ की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास तो करता। आदमी यदि पेड़ होता तो वह भी पहाड़ों के पेड़ की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास तो करता, लेकिन ठीक हो रहा है ठीक इसके विपरीत। आदमी पेड़ की भी ऊंचाई सहन नहीं कर पा रहा और उसे भी काटकर अपनी तरह धरातल पे ला रहा। हमारी मेंटेलिटी हो गई मित्रों, इसलिए मेंटेलिटी की बात हम करते हैं। मेंटेलिटी के संबंध में कई लोग कहते हैं कानून बदल दो सब प्रशासन ठीक हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे लॉ बेकार है, नियम बेकार है, रूल क्या करें। हमारे साथी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कहते हैं कई बार सब क्या करें, करना तो बहुत चाहते हैं, रूल अड़े आता है। मेरा मानना ये है, मैं भी कोई नियम को तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं माना जाता हूँ और न कोई चार्जशीट भी लिए नियमों को तोड़ने पर कभी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नियम आड़े नहीं आते हैं, व्यक्ति की नीयत आड़े आती है। और नियम और नीयत में से एक को चुनना हो तो नीयत को चुनना चाहिए। नियम अच्छे से अच्छे बना लें और नीयत खराब है तो क्या फायदा उसका। हम रोज अमेंडमेंट, कानून में अमेंडमेंट पे संशोधन, नियम दर नियम बनाते चले जाते हैं और स्थिति देख लीजिए क्या है। अगर स्थिति अच्छी होती तो ये शायद वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी ये वर्कशॉप करने की आवश्यकता ही इस बात की इसलिए इंगित करती है और कि स्थितियों में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो नियम की बात करते हैं, बहुत सारे लोग दोष देते हैं नियमों को, कायदे कानूनों को। मैं उनसे कहता हूँ कभी अपनी नीयत को टटोल के देख लीजिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है, बोनाफाइडली आपने किसी गरीब के हक में नियम को तोड़ा है तो कोई चार्जशीट किसी को नहीं मिली आज तक। टेम्परेरी मिली होगी तो 2-4 दिन बाद ठीक हो गया होगा मामला, तबादला हो गया होगा ज़्यादा। क्योंकि किसी गरीब का हक में बात करेंगे तो निश्चित रूप से जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, निहित स्वार्थ हैं, वो दुखी होंगे। लेकिन अब आपको तय करना है कि सुखी किसको करना है, फायदा किसको करना है। अगर उस व्यक्ति के लिए फायदा करना है जिसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, या उस व्यक्ति की मदद करनी है जिसके जो आपको कान पकड़ के भी काम करा सकते हैं, तय हमें करना है। तो अगर उस व्यक्ति के लिए करना है जिसके साथ कोई नहीं है तो कहीं नियम, कोई कायदा कानून आड़े नहीं आता है। इसलिए नियम के बजाय नियत पे बदलो। और नियत ठीक कब होगी? जब मन में कहीं न कहीं आध्यात्मिकता के भाव होंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, इंसानियत के भाव होंगे। एक बात कही कि हम फाइल डील करते हैं तो उसके पीछे की मनुष्य को नहीं देखते। देखिए संयोग की बात देखिए, जो अक्षर हैं 4 लेटर्स होते हैं, FILE फाइल कहलाती है। अब ज्यादातर हम लोग तो फाइल डील करते हैं, बोलिए मैनेजर्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर, धीरे धीरे पेपरलेस ऑफिस हो जाएगा तो कंप्यूटर फाइल डील करेंगे, लेकिन फाइल तो फाइल ही है वो वाला। तो FILE अंग्रेजी के 4 लेटर्स मिलकर फाइल बनती है। और लाइफ में भी यही 4 लेटर्स होते हैं, केवल अरेंजमेंट अलग है थोड़ा सा। LIFE कर दो तो लाइफ हो जाता है, FILE कर दो तो फाइल हो जाता है। हम लोग जो फाइल को डिस्पोजल करते हैं तो उसके पीछे जो लाइफ है उसका कभी कभार ख्याल कर लिया करें कि क्या होगा उसका। चाहे वो किसी व्यक्ति के, कोई किसी को पेंशन का मामला हो, चाहे किसी की छुट्टी का मामला हो, किसी के मकान के अलॉटमेंट, कोई जिस भी तरह का हम काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हो मान लीजिए, तो कोई फाइल ऐसी नहीं आती है जिसके पीछे कोई ना कोई लाइफ नहीं हो। हम फाइल को निर्जीव वस्तु की तरह, कागजों का पुलिंदा मान करके ऐसे डिस्पोजल करते हैं, बड़ी निर्दयता से केयरलेसली डिस्पोजल करते हैं, और उसके पीछे जो लाइफ उसके पीछे होती है उसको भूल जाया करते हैं। लेकिन ये कौन नहीं भूलेगा? जिस व्यक्ति के मन में थोड़ा आध्यात्मिकता का, यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे मैंने कहा, कहीं मन में कहीं न कहीं है किसी व्यक्ति के, तो वो लिखने के पहले सोचेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं डिसाइड जो कर रहा हूँ, डिसीजन दे रहा हूँ इसके ऊपर, उसका उस व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। अगर उसकी लाइफ के बारे में हम सोच लें
तो हमारा डिस्पोजल डेफिनेटली एज एडमिनिस्ट्रेटर्स आई थिंक वी कैन डू मच 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 बेटर वर्क। इसमें मीडिया का भी रोल आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें थोड़ा बहुत मीडिया भी बहुत रोल प्ले करता है। हम लोग नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड करते हैं, ऋणात्मकता। मुझे बंद करना मुझे बता दीजिएगा हरीश जी, जब मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आप जब कहेंगे बंद कर दो मुझे। मैं तो इसलिए दो, गुप्ता जी नहीं है इसलिए मैं सोच रहा हूँ उनका समय 5-7 मिनट है मेरे पास। एक अंत में एक दो बात और, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता मैं। एक जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं उसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा हमें। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, किसी भी दूसरे देशों में जाएं हम, जैसे इजराइल के कभी कोई जाएं, देख आप भी कई लोग कई देशों में गए होंगे, वहाँ कभी जाएं तो वहाँ के अखबार किसी भी दिन का उठा के देखें, वहाँ पर हिंसा की घटनाएं 4-5वें पेज पे छोटे से कॉलम में आती हैं कहीं, और बड़ी बड़ी साइंस की रिसर्च हो रही है, गरीबों के फायदे की, डेवलपमेंट की बातें सारी पहले पेज पे आती हैं बड़े बड़े अक्षरों में। अपने यहाँ क्या होता है, सारे बलात्कार, हत्या, घोटाले, ये सब तो आएंगे फ्रंट पेज पे पहले उसमें। और कहीं किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की है, किसी गांव में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो सब किसी 5वें पेज के 6ठे कॉलम के अंदर एक थोड़ी सी 1 कॉलम की खबर आएगी उसके अंदर। हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी, अगर हमारे पास जानकारी में सकारात्मक बातें भी हमारे सामने हैं, हमारे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं मान लो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसकी बात को फैलाने का उद्देश्य भी हमारा होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी को फैलाने वाले दुनिया में बहुत तंत्र प्रकल्प उपलब्ध हैं, सकारात्मक बातों को फैलाने वाले बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अच्छी बात का मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। आजकल की यंगर जनरेशन को ये नहीं पता कई बार कि रोल मॉडल क्या हो उनके सामने। जिस प्रकार से रोल मॉडल्स मीडिया प्रस्तुत करता है कई बार, वो ऐसे हैं जिसको अनुकरण करके देश पतन में ही जा सकता है। तो अगर हमें देश को पतन में नहीं भेजना है, समाज और राष्ट्र को कहीं गौरव की तरफ ले जाना है, तो फिर हमें सकारात्मक जो काम हो रहे हैं समाज में जगह जगह पर, चाहे वो किसी के भी द्वारा किए जा रहे हों, उसको फैलाना ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये हम सबका बहुत काम है। हम ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया मान लीजिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है थोड़े सीनियर होने के नाते उसको सब जगह फैलाएं, उसको शाबाशी दें, उसको वो करें। अगर हम नहीं फैलाएंगे उसको, तो कौन अगले दिन शायद उसका ज़्यादा लोग प्रेरित नहीं होंगे उस काम से। तो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो अच्छी बातें समाज में हो रही हैं, सकारात्मक बातें समाज में हो रही हैं, उनको भी बहुत हद तक आगे उसको बल दिया जाए, पुष्टि की जाए उनको जगह जगह पर फैलाया जाए। नेगेटिव बातें तो अपने आप ही फैलती हैं, उसको फैलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, व्हाट एल्स? हाँ, बस खत्म कर दो। हाँ, बस एक उदाहरण देके लास्ट में खत्म कर दो, और एक बात कह के एक उदाहरण ये है कि जो बहुत से प्रशासन को बेहतर करने के लिए इलाज जो हम ढूंढते हैं बहुत सी बार, और स्पिरिचुअलिटी में जिसका इलाज है और इलाज वो नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है, और फायदा क्यों नहीं होता। देखिए, एक आदमी का ऊंट एक बार बीमार हो गया, ऊंट उसको ले गया किसी उसके डॉक्टर के पास, जानवरों के डॉक्टर के पास। उसने एक इंजेक्शन बताया कि ये दे दिया, कोई जाके वहाँ लगवा लेना इंजेक्शन। जब वापस आया घर पे, कुछ किया होगा, इंजेक्शन वगैरह लगवाए होंगे उसके बहुत सारे कुछ। फिर 5-7 दिन बाद फिर वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा उसके पास, डॉक्टर के पास, सब कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको। तो उसने पूछा क्या किया आपने? कि साहब मैं वो दिया था इंजेक्शन लगाया। तो कहाँ लगाया? तो साथ में वो लेके आया घर पे, एक बेल था, उसके बेल के लगा दिया था इंजेक्शन। पूछा भी मैंने तो ऊँट की बीमारी थी, बेल के क्यों लगाया? सब बेल तक हाथ नहीं, ऊँट तक हाथ नहीं पहुँच रहा था, इसलिए बेल के लगा दिया। इसके भी यही बात है, मैं थोड़ा इसको अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये है कि इलाज, बेहतर प्रशासन चलने का इलाज तो स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिकता के अच्छे वैल्यूज़ में है, लेकिन चूंकि वहाँ तक हम नहीं जाना चाहते, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में इलाज ढूंढते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, उससे इलाज होने वाला नहीं है। अगर बीमारी का इलाज आध्यात्मिकता के जो मूल मंत्र हैं उसके आधार पर होना है बेहतर प्रशासन को चलाने के लिए, तो हम उसको वहाँ वो तो नहीं ढूंढेंगे, इलाज गलत दिशा में करेंगे। दिशा अगर हमारी गलत होगी तो दशा सही होने का बहुत ज़्यादा नहीं है विश्वास, और बहुत ज़्यादा संभावना इसकी नहीं है।
एक अंतिम बात है, सोते समय जरूर एक काम करें मित्रों, अच्छे प्रशासक होने के नाते, अच्छे प्रबंधक होने के नाते और अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते ये काम जरूर करें कि दिन भर में, जैसे मैंने कहा था कि दूसरों की चिंता किए बगैर क्या हमने व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा काम किया जो केवल अपने फायदे के लिए नहीं हो? क्या किसी दूसरे के लाभ के लिए, दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई एक काम ऐसा किया है? अगर इसका उत्तर हाँ में आ जाता है और नींद आ जाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका उत्तर ना में होता है और नींद नहीं आती है, तब भी आपत्ति नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ना में हो और फिर भी आपको चैन की नींद आ जाती है, तो फिर देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मेरे ख्याल है आप इस देश को चिंता का अवसर नहीं दें और थोड़ा सा मौका मतलब जब भी लगे इसको करने की करें, क्योंकि वरना हमारा ये जो पूरा प्रशासन है ये बिल्कुल कटी पतंग की तरह हो जाएगा। कटी पतंग का मतलब आपको शायद पता होगा, जब हम पतंग उड़ाते हैं बहुत आकाश में ऊंची ऊंची उड़ती है, डोरी कहीं न कहीं हाथ में, जब तक डोरी हमारे हाथ में रहती है, आध्यात्मिकता के हाथ में, आध्यात्मिकता जब मैं यूनिवर्सल वैल्यूज की बात, अच्छे वैल्यूज की बात करता हूँ, उसके हाथ में जब तक डोरी है, स्ट्रिंग वहां पर है, पतंग बहुत आकाश में ऊंची अच्छी उड़ती रहेगी। जिस दिन डोरी स्पिरिचुअलिटी से एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध जिस दिन कट गया, क्या होता है? धागा जब टूट जाता है, कट जाता है, बीच में कहीं गिठान आ जाए, कुछ टूट जाता है मान लो, तो क्या होता है? पतंग की क्या स्थिति होती है? उसको पतंग को यही नहीं पता होता कहाँ जाना है, अपन कहाँ जा भेजना चाहते हैं और जाती कहाँ है, कभी कहीं चली गई, कभी कहीं चली गई, और कटी पतंग की तरह इधर उधर दिशा भटकती रहती हो। एडमिनिस्ट्रेशन की भी दिशा भटकती रहेगी अगर उसको स्पिरिचुअलिटी वाले स्ट्रिंग के साथ, जो उड़ाने वाला है उसके साथ ठीक तरह बांध के नहीं रखा हुआ है, और तब तक तो पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ेगी। बेहतर प्रशासक आप लोग बने। मैंने जो छोटी बातें अनुभव के आधार पर आपके सम्मुख निवेदन किए हैं, अगर कोई अच्छी लगी हो तो उसको ले जाएं बाहर, हॉल के बाहर, अच्छी नहीं लगी हो उसको यहीं छोड़ जाएं। समय ज़्यादा लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मानते हुए कि समय था इसलिए ज़्यादा ले लिया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे सम्मान दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपके